Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. अब हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। कहाँ दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, राइट, कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of the electoral rolls for and conduct of all elections to the parliament and the legislature of every state and of president, vice president held under the constitution shall be vested in the commission referred to in this constitution as election commission। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन किनके किनके इलेक्शन कराता है? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI है, वो कौन कौन से इलेक्शन कराता है? वो पार्लियामेंट के इलेक्शन कराता है। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराता है, जिसमें LA LC आ जाता है ना, LA के इलेक्शन कराता है। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराता है, और अगर LC है तो LC का कराता है। ठीक है, अगर किसी स्टेट में LC है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका भी कराता है। ठीक है, तो ये सारा किसके अंदर आता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो फिर से बताओ कौन कौन सा आता है? पार्लियामेंट पूरा आता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन आते हैं जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन आते हैं। ठीक है, और क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो, अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि जो पंचायत के इलेक्शन हैं और जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है वो कौन कराता है, तो क्या बोलोगे? वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। इसके अलावा जितने इलेक्शन हैं पार्लियामेंट, स्टेट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के, ये कौन कराता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, हर स्टेट में ये इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रखती है ताकि ये इलेक्शन अच्छे से हो पाए। ठीक है, पहले ये 1993 के पहले इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं था, मतलब कभी चेंज हो जाता था, कभी 3 हो जाते थे, कभी 1 हो जाता था। बट उसके बाद 1993 के बाद इसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स कर दिया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 ECs होते हैं। ठीक है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बता दिया, लोकल बॉडी इलेक्शन में स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ECI। और हाँ, ये याद रखना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई रोल नहीं है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अलग काम करती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के इलेक्शन कराती है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराती है, प्रेसिडेंट के कराती है और वाइस प्रेसिडेंट के कराती है। और जो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसके कराती है? वो लोकल बॉडी इलेक्शंस कराती है। समझ में आ गया? लोकल बॉडी इलेक्शंस कराती है। आगे बढ़ते हैं। जो अब ये मैंने बताई थी आपको, 1993 के बाद से ये कंपोजिशन इसका फिक्स हो गया। एक CEC है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बट डज नॉट हैव मोर पावर्स। ठीक है, तो हमने 3 इसमें क्यों रखा है? 3, एक CEC और 2 ECs क्यों रखे हैं? क्योंकि भाई कोई भी डिसीजन होता है ना, तो ऐसा हो सकता है ना कि एक बंदा किसी एक फेवर में बोल रहा हो, एक बंदा किसी एक फेवर में बोल रहा हो, तो एक थर्ड व्यू चाहिए ना हमको, तो इसीलिए तीन बंदे रखे गए हैं, जिसमें एक CEC होता है। पावर सबकी सेम है, CEC और EC की पावर सेम है, सैलरीज वैलरीज सब सेम होती है। ठीक है, बट ये बस क्या होता है, ये प्रिसाइड करता है उसके बाद ऊपर। ठीक है, ये प्रिसाइड करता है किसके ऊपर? पूरी ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर मैं बोलूँ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, तो वो क्या हो जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अब अच्छा देखो, अब इसमें ना प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ये कौन अपॉइंट कर रहा है? एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहा है, किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो ये देखो कितनी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जो पार्टी पावर में आ रही है, समझ में आ रहा है, जो पार्टी पावर में आ रही है उसका ये इंश्योर करना कि इलेक्शन अच्छे से हो। क्योंकि कितना ज़्यादा पूल कैप्चर होता है, सॉरी बूथ कैप्चर होता है, और ये सब होता है ना, पैसे दे के, दारू पिला के ऐसे वोट दिलवाए जाते हैं, राइट। तो ये सब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है इलेक्शन में, है ना। तो अब मान लो अगर जो रूलिंग पार्टी है वही अगर इलेक्शन CEC को अपॉइंट कर रही है, तो इसका इन्फ्लुएंस तो आ जाएगा ना उसके ऊपर, मतलब समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो, जो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, वही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, तभी वो CEC को अपॉइंट करता है। समझ में आया? तो इट इज़ देयरफॉर पॉसिबल फॉर द रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट अ
टू हैव अ अनबाइज्ड व्यू, मतलब वो बेसिकली क्या उन पार्टी को फेवर करने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसको हटाने का सजेशन ये लिया गया कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, कि ये बायस ना हो, कि हम कंसल्टेशन कर सकते हैं किससे, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI से, ठीक है। तो ये सजेशन है इसमें, तो ये मेंस में आप कोट कर सकते हो, ठीक है, कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे फुली इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकते हैं, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जब हम CEC को अपॉइंट कर रहे हैं, जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम ये मैंडेटरी कर दें कि प्रेसिडेंट हैज़ टू कंसल्ट विद लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सजेशन हो सकता है उसके लिए, ठीक है। अब टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म कितना रहता है, कितने साल के लिए काम करते हैं, ये 6 साल के लिए काम करते हैं, या फिर जब से आप इलेक्ट कर रहे हो उनको तब से 6 साल के लिए काम करते हैं, या फिर अनटिल दे अटेन अ एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। तो या तो 65 ईयर्स तक एज में, या फिर 6 ईयर्स का टर्म रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। 6 ईयर या फिर अनटिल दे अटेन एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। और उसकी सिक्योर, तो ये क्या इंश्योर करता है, टर्म फिक्स कर दिया तो हमने क्या इंश्योर किया कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इसके पास, आपको भी ऐसे आपका मन करे तो आप निकाल नहीं सकते हो, समझ में आ गया। तो और इसका भी निकालने का जो प्रोसीजर है ना, जब आप किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को निकालते हो, जैसे मान लो आपको CEC को रिमूव करना है, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है, तो इसका सेम प्रोसेस होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, ठीक है। तो इतना लेंथी प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है, ताकि ये इसलिए दिया गया है ताकि इसका इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जा सके, ठीक है, कि ये एक इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, समझ में आ रहा है, ताकि किसी के फेवर में काम ना करे। अब मान लो हमने यहाँ बोला कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको अपॉइंट कर रहा है, बट इसके फेवर में ये काम ना करे, इसलिए हमने क्या किया, इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। और इसका जो रिमूवल का प्रोसेस होता है दैट इज सेम एज क्या, सुप्रीम कोर्ट जज, तो ये याद रखना, ठीक है। CEC का रिमूवल ऑफ प्रोसेस इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस। और अगर आपको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसेस कैसे होता है, तो पिछले लेक्चर में जाओ और देखो कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे होता है, मेजोरिटी से पूरा प्रोसेस वही है, ठीक है। रिमूवल, और इसको करता कौन है, एंड में प्रेसिडेंट साइन करता है ना, प्रेसिडेंट ही साइन करता है। तो अगर कोई पूछे कि CEC को रिमूव कौन करता है, तो क्या बोलोगे, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट करता है रिमूव, और अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। और अगर इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की हम बात करें, तो प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद CEC, ठीक है। समझ में आया कैसे करता है। इलेक्शन कमिश्नर को अगर हमको हटाना है तो कौन करेगा, उसको भी प्रेसिडेंट ही करेगा, बट ही हैज़ टू कंसल्ट विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ध्यान रखना कि मैंने आपको ये बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल है दैट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल इज़ नॉट सेम एज, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल है उसको प्रेसिडेंट कर सकता है आफ्टर कंसल्टेशन विद CEC, ठीक है। तो इसका कोई प्रोसेस वैसा नहीं है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, वैसा नहीं है, बस CEC में ऐसा है, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है इसको, ये तो पता ही था मैंने, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है इसको, है ना। दोनों हाउस में जाता है, फिर डिस्कशन होता है, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, और फिर क्या होता है, फिर जाके वो रिमूव होता है ना, यही होता है प्रोसेस। तो अब देखो, ये बात बता देता हूँ, बेसिक सी चीज़ है कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता क्या, व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जो मोशन है ना, पहले तो वो आधे लोग पास करें, मेजोरिटी जितनी मेंबरशिप है, मान लो अगर ऐसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लो 250 मेंबर हैं, ठीक है, तो 125 को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा मोशन। उसके बाद जितने लोग वोट कर रहे हैं, मान लो उस दिन सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन 200 लोग ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 उसके फेवर में वोट करने चाहिए, समझ में आ रहा है। उसका 2/3 उसके वो फेवर में वोट करने चाहिए, मतलब देख लो आप कितना हुआ, 66 यहाँ से आ गया, 100 132 के आसपास लोग होंगे जिनको ये करना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। ये मतलब होता है किसका, सिंपल मेजोरिटी का, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, क्या फंक्शंस है। पहली बात तो ये वोटर लिस्ट बनाता है ना, वोटर लिस्ट बनाता है, पार्टी के सिंबल एलोकेट करता है ना, सिंबल्स देता है, कोड ऑफ कंडक्ट को इंश्योर करता है कि भाई कोई बकवास चीज़ ना हो रही हो, आप पैसे खिला के वोट कहीं तो आप नहीं ले रहे हो, ये सब होता है। शेड्यूल डिसाइड करता है ना कि शेड्यूल क्या होगा इलेक्शंस का, ठीक है। टाइमिंग डिसाइड करता है इलेक्शन की, ठीक है। फिर नॉमिनेशन एक्सेप्ट करता है, लास्ट डेट बताता है स्क्रूटिनी की क्या है, विड्रॉल की डेट क्या है, डेट ऑफ पोलिंग क्या है, डेट ऑफ काउंटिंग क्या है, ये सब जितनी भी पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है ये कौन डिसाइड करता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पीछे, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, और ये सब कौन करता है, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है।
इट टेक्स डिसीजन टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। तो वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करता है, ये इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक है। इट कैन ऑल्सो पोस्टपोन, कैंसिल इलेक्शंस और कैन ऑर्डर अ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मान लो उसको लगता है, मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो गया है ना, उसको लगता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, बूथ कैप्चर करके की हुई है वोटिंग, तो वहाँ पे उसके रिजल्ट को वो कैंसिल कर देता है और वहाँ पे रीपोलिंग भी करा सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कहीं उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो पोस्टपोन भी कर सकता है, ठीक है। तो पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, रीपोल भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। एंड कैन ऑर्डर रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स। मान लो उसको ऐसे लगे कि नहीं काउंटिंग गलत हुई है, तो रिकाउंटिंग भी करवा सकता है, ठीक है। और क्या क्या करता है, रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, है ना, उनको रिकॉग्नाइज़ करता है, जैसे नेशनल पार्टी हो गई, स्टेट पार्टी हो गई, है ना, ये सब को रिकॉग्नाइज़ करता है। फिर उनको सिम्बल्स एलोकेट करता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी। तो उनको ड्यूटी असाइन करता है, तो है ना, तो जैसे जो भी स्टेट और सेंटर में काम कर रहे होते हैं, तो बंदे चाहिए होते हैं ना बूथ वूथ पे, तो उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। इट कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर्स और स्टॉप देयर ट्रांसफर्स, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कर सकता है और स्टॉप कर सकता है ट्रांसफ़र को। एंड इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन अ नॉन पार्टीशन मैनर, है ना। अगर कोई बाइस्ड काम कर रहा है, किसी को पर्टिकुलर को फेवर दे रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, उसको वो पेनल्टी डालेगा, है ना, एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट। समझ में आया। ट्रांसफ़र को रोक सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, ये सब काम है इसका। तो ये आराम से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि भाई इलेक्शन जो अभी अभी हमारे प्रेजेंट इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या हम रिफॉर्म्स को ला सकते हैं, दैट इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्शन का मेथड ही, है ना। अभी एफ क्या है, FPTP है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो देखो सेपरेटली ये करना और सेपरेटली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दो, बट हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसका पार्ट इसमें इंक्लूड करो, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे काम करता है ना, जो जिसको मेजॉरिटी मिल गई उसको मिल जाता है वोट। तो उसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी वॉइस सप्रेस हो जाती है ना। हमको क्या करना है, हमको माइनॉरिटी की वॉइस को अपलिफ्ट करना है, ठीक है, ताकि उनकी भी आवाज़ सुनी जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो सिस्टम है, ऐसा कोई वेरिएंट बना सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला भी फैक्टर इंक्लूड हो जाए, ताकि जो सीट्स हैं वो प्रपोर्शन में मिले वोट्स के, ठीक है, ताकि माइनॉरिटीज़ की भी आवाज़ उठ पाए। समझ में आ रहा है। देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजंस टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3, अब वुमेन को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है ना, कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1/3 जो इलेक्टेड पार्लियामेंट में सीट्स हैं और असेंबलीज में सीट्स हैं, वो किसके लिए होनी चाहिए, वो वुमेन के लिए होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, वो वुमेन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टर प्रोविजंस होने चाहिए टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन पॉलिटिक्स। अब जैसे पैसे भी दिए जाते हैं, कहीं दारू बांटी जाती है ना, तो अलग अलग मेथड है बेनिफिट देने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब जो बेनिफिट दे के वोट खरीदने वाली चीज़ें हैं, इन सबको ऐसे और प्रोविजन स्ट्रिक्ट हैं कि भाई अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसे करते हुए पकड़े गए, तो आपकी पार्टी को ही हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे और नेशनल लेवल पे। समझ में आया। तो ये वो कर सकता है, ठीक है। द इलेक्शंस एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेशल फंड। जो इलेक्शन फंड जाते हैं उसको स्पेशल फंड से एक स्पेशल फंड बनाना चाहिए, जिसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू एलोकेट कर देनी चाहिए कि भाई 70 लाख ही है एक पार्टी के लिए, है ना, इस टाइप से। तो उसको उतना ही एलोकेशन मिलना चाहिए, ऐसे ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा खर्चा हो गया तो ज़्यादा एलोकेट कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ये रिफॉर्म कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो क्रिमिनल केस हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जिनके खिलाफ कोई केसेस पेंडिंग है, अभी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, तो उनको बार कर देना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से, ठीक है। इवन इफ देयर अपील इज़ पेंडिंग इन द कोर्ट, अगर उनकी अपील पेंडिंग भी है कोर्ट में, बट उनको चार्ज कर दिया गया है क्रिमिनल केस के लिए, तो उनको डिसबार कर देना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से। समझ में आया। देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट रिलीजन अपील्स इन द कैंपेन, ठीक है। तो अब जो लोग, आपने देखा होगा कि भाई वोट कास्ट के नाम पे वोट मांगते हैं कि हम आपकी जात को ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, आपके रिलीजन को ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आप कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते। समझ में आ गया। तो ये जो है ये सब बैन होना चाहिए। एक लॉ बनना चाहिए टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। तो बेसिकली एक सुपरविजन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि भाई वो जब इलेक्शंस का कैंपेन कर रहे हैं तो वो फेयर मैनर में करें, ठीक है, और उनकी जो फंक्शनिंग हो जो फंक्शनिंग हो वो बहुत ही फेयर हो। समझ में आ गया। तो ये मतलब है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 5 स्टार्ट करेंगे, है ना। मॉड्यूल 5 छोटा सा मॉड्यूल है, उसमें अब आगे के जो 2 मॉड्यूल हैं वो काफ़ी ईजी हैं, ठीक है। तो उसमें अब बेसिकली फ़िलासफ़ी बेस्ड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन
एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, ये सब बेस है ना। तो बेसिक पार्ट तो हमने, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने कवर कर लिया, बट अब थोड़ा थोड़ा और पार्ट भी बचा है तो पूरा कर ही रहे हैं, तो पूरा कर देंगे, है ना। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।